स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पार्ट 2 का एक टॉपिक है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, जिसका नाम है धारिता। तो आज हम लोग धारिता के बारे में सीखेंगे। आपको हम बता दें कि धारिता के बारे में आप जानते ही हैं, और धारिता का एक और इंग्लिश होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ही धारिता होता है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई, जैसे कि हम लोग गोला पढ़े थे तो गोला का आयतन निकालते थे, धारिता निकालते थे, तो 4π/3πr³ आता था। उसी तरह जितना भी त्रिविमीय वस्तु था, जैसे घन, घना, गोला, शंकु, बेलन, इस सब के पास आयतन होता था। तो उस आयतन और उस धारिता और इस धारिता में थोड़ा सा डिफरेंस है। काम एक ही है, डिफरेंस इस बात का है कि यहाँ जो हम धारिता पढ़ने जा रहे हैं वो किसी कंडक्टिंग बॉडी का है, किसी आवेशित वस्तु से संबंधित है। एक ऐसा आवेशित वस्तु जिसके विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए उसको जितनी आवेश आवश्यक होती है, उसी आवश्यक के आवेश को उस वस्तु का धारिता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई चालक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका चालक एक वस्तु है। इस वस्तु का विभव पहले था 10 वोल्ट। हमने क्या किया, जब इसके पास विभव है 10 वोल्ट पहले से, इसके पास आवेश भी होगा, कुछ ना कुछ तो आवेश होगा। हमने 5 कूलम आवेश लाया, तो 5 कूलम आवेश लाने से क्या हुआ कि 10 वोल्ट से 11 वोल्ट हो गया। 10 वोल्ट से 11 वोल्ट हो गया। मतलब कहने का कि 10 वोल्ट से 11 वोल्ट होने के लिए हमको इसे कितना आवश्यक आवेश देना पड़ा, 5 कूलम। तो इस वस्तु का धारिता 5 कूलम होगा। यानी कि धारिता आवेश को ही शो करता है, निरूपित करता है, परंतु यहाँ ध्यान ये रखना होता है कि उस आवेश से उस वस्तु का 1 कूलम 1 वोल्ट विभव बढ़ना चाहिए। उसके विभवांतर का अंतर जो होना चाहिए, विभवों का अंतर 1 वोल्ट होना चाहिए। तो आप यहाँ देखिए, इसमें लिखा भी गया है आपके सामने, देखिए किसी चालक पदार्थ का विभवांतर या विभव 1 वोल्ट से बढ़ाने हेतु आवश्यक आवेश उस चालक पदार्थ का धारिता कहलाता है। मतलब एक चालक पदार्थ आपने लिया, इस पर आवेश कितना माना गया है, Q कूलम। इसकी विभव पहले कितनी थी, V। यानी कि आवेश को बढ़ाओगे तो विभव बढ़ेगा, और इसे भी आवेश को बढ़ाने से विभव बढ़ता है। आपको पता होना चाहिए कि विद्युत विभव का फॉर्मूला आप सीखे हो KQ/R। तो विद्युत विभव के फॉर्मूला जो आप सीखे थे, V = KQ/R में, अब देखो यहाँ Q है और यहाँ V है। अगर आप आवेश को बढ़ाते हो तो V भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश विद्युत विभवांतर के या विभव के सीधा समानुपाती होता है। तो उसी स्टेटमेंट में यहाँ लिखा गया है मैथमेटिकल टर्म में Q प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि आवेश विद्युत विभव के सीधा समानुपाती होता है। और मैथमेटिक्स के नियम का यूज करके इस समानुपाती का जो चिन्ह है, इसको बराबर का हम बराबर किए। बराबर तभी करते हैं जब इधर किसी न किसी कांस्टेंट से हम इधर गुणा करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कांस्टेंट के टर्म में हमने किससे गुणा किया है, C से। ये C क्या है, C एक नियतांक है, और इसी नियतांक को धारिता कहते हैं। यानी कि C धारिता को सूचित कर रहा है। अब कहोगे कूलम को भी तो C से सूचित करते हैं और धारिता को भी C से सूचित करते हैं, फिर इस दोनों में डिफरेंसेस क्या है। देखिए डिफरेंसेस थोड़ा सा होता है। अगर आपको ध्यान दे कि ये कूलम के लिए ऐसे C लिखते हैं, सीधा C लिखते हैं, लेकिन इसके लिए C थोड़ा सा तिरछा रहता है। हालांकि उतना डिफरेंस से यहाँ कोई लेना देना आपको नहीं है। फिलहाल इतना यह समझे यहाँ कि धारिता को C से सूचित किया जाता है। जब C बराबर आप लिखोगे तो V यहाँ गुना में है, इधर जाके भागा में हो जाएगा, तो Q/V। तो Q बराबर आवेश और V क्या है, विभवांतर। तो आवेश बटे विभवांतर बराबर धारिता। मतलब किसी भी चालक पदार्थ का अगर हमें धारिता निकालना है तो उस पर उपस्थित आवेश और विभवांतर पता होना चाहिए। तो जब आवेश और विभवांतर या विभव पता है तो दोनों का अनुपात ले लेंगे तो क्या निकल जाएगा, धारिता। क्लियर।
और फिर क्वेश्चन उठता है कि धारिता कैसा राशि है? क्या धारिता के पास दिशा होता है? आपने बोला कि धारिता क्या है? एक आवेश को ही निरूपित करता है, एक ऐसा संख्यात्मक आवेश जिसको देने से किसी चालक पदार्थ की विभव 1 वोल्ट से बढ़ जाती है। परंतु आवेश के पास तो दिशा होता है, क्या विद्युत विभव या धारिता के पास भी दिशा होता है? तो नहीं। अर्थात ये कैसा राशि है? अदिश राशि है। तो यहाँ लिखा गया है कि धारिता एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक फैराड होता है या कूलम प्रति वोल्ट होता है। 1 फैराड बराबर 1 कूलम प्रति वोल्ट होता है। यहाँ देखिए 1F = 1 CV के पावर -1 लिखा हुआ है। फिर देखिए यदि किसी चालक का विभवांतर 1 वोल्ट है, किसी वस्तु का विभव 1 वोल्ट है, इसका मतलब ये हो गया उसकी धारिता और उस पर उपस्थित आवेश दोनों बराबर हैं, मतलब C = Q। क्लियर? अब यहाँ देखिए किसी चालक की विद्युत धारिता से उस चालक द्वारा आवेश संचित करने की क्षमता व्यक्त होती है। मतलब कहने का कि किसी चालक पदार्थ के पास जितनी ज्यादा उसकी धारिता होगी, तो इससे स्पष्ट ये होगा कि वो चालक पदार्थ उतना ज्यादा आवेश अपने पास रखेगा संचित करके। जैसे मान लीजिए हम आपको बोला कि इस चालक का धारिता 10 कूलम प्रति वोल्ट है, 10 कूलम प्रति वोल्ट है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि इस चालक तार या इस चालक पदार्थ के विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए 10 कूलम आवेश चाहिए। यानी कि 10 कूलम आवेश देंगे तो 1 वोल्ट बढ़ेगा। तो 2 वोल्ट बढ़ाने के लिए 20 कूलम देना पड़ेगा, 3 वोल्ट बढ़ाने के लिए 30 कूलम देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि जिसका जितना ज़्यादा धारिता होगा उस पदार्थ का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए उतना ही ज़्यादा आवश्यक आवेश की आवश्यकता होगी। मतलब उतना ही ज़्यादा आवेश वो अपने पास रखेगा, संचित करेगा, संरक्षित करेगा। क्लियर है? अब देखिए फिर क्वेश्चन उठता है कि क्या फैराड को हम लोग कुछ और भी यूनिट के रूप में लिखते हैं, जैसे कि 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड का मतलब 10 के पावर -6 फैराड। आपको हम बता दें कि उपयोग में लाने वाले जो चालक तार की धारिता होती है वो माइक्रोफैराड या पिकोफैराड या मिलीफैराड के रूप में होती है जनरली। तो हम लोग जब भी क्वेश्चंस करेंगे तो किसी भी पदार्थ की धारिता को माइक्रोफैराड या मिलीफैराड या पिकोफैराड में ही कंसीडर करेंगे, और आपको इसी के रूप में भी क्वेश्चन दिया रहता है, इसीलिए आप इसे याद रखें। फिर क्वेश्चन उठता है कि किसी पदार्थ की धारिता को प्रभावित करने के लिए क्या होना चाहिए, हम कैसे उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो पहला तो बात आपको स्पष्ट हो रही है कि किसी भी चालक की धारिता बढ़ाने के लिए आवेश को बढ़ाना आवश्यक है। मतलब इससे स्पष्ट यही हो रहा है ना? लेकिन ये ऐसा आपको सोचना नहीं है ना? कैसे सोचना है और ये कथन क्यों यहाँ गलत साबित होगा, आपको कुछ देर बाद पता चलेगा। फिलहाल ये समझें कि अगर किसी सतह की धारिता या किसी पदार्थ की धारिता या किसी चालक पदार्थ की धारिता को आप प्रभावित करना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या होना चाहिए? देखिए पहले कि चालक तार के क्षेत्रफल को बढ़ाना पड़ेगा या फिर घटाना पड़ेगा। अगर चालक पदार्थ के क्षेत्रफल को आप बढ़ाते हैं तो उसकी धारिता बढ़ेगी, अगर चालक पदार्थ के क्षेत्रफल को घटाते हैं तो उसकी धारिता घटेगी। अर्थात कि चालक पदार्थ की धारिता क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ये पहली बात यहाँ स्पष्ट हो रही है। दूसरी बात, इसके कारण के बारे में सीखेंगे। अभी तो ये स्टार्टिंग हो रहा है, धीरे धीरे इसके सारे क्वेश्चन जो भी राइज होंगे आपके मन में डाउट क्लियर हो जाएंगे।
पहले ये देखें कि प्रभावित किससे हो रहा है। दूसरा है कि चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति पर, अगर मान लीजिए कि जिस चालक का आप धारिता निकालना चाह रहे हैं, अगर उस चालक के पास कोई और चालक अगर रख दें तो जितनी धारिता उसका थी उससे कुछ और हो जाएगी, या तो बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी, यानी कि बदल जाएगी। ये तो श्योर। किस तरह बदलेगी, कैसे प्रभावित होगा, वो हम लोग सीखेंगे। फिलहाल ये सीख रहे हैं कि बदलता कैसे, किस किस के कारण ये बदल सकता है, कौन इसे प्रभावित कर सकता है। तीसरा है माध्यम की प्रकृति पर, मतलब कि उस चालक तार को कौन सा माध्यम में आप रखे हैं, हवा में रखे हैं, पानी में रखे हैं, निर्वात में रखे हैं, या कागज के टुकड़ा के चारों तरफ कागज में बांध के रखे हैं, कैसे आप रखे हैं इस पर निर्भर करता है, अर्थात माध्यम में निर्भर करता है। तो इस तरह की पर ये निर्भर करता है। फिर दूसरा है दूरी पर, उसको भी हम लोग सीखेंगे दूरी पर कैसे निर्भर करता है और किसकी दूरी है वो। ठीक, तो फिलहाल आपको यहाँ 3 पॉइंट तो श्योर ही याद रखना है। पहला चालक का क्षेत्रफल पर, दूसरा चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति पर, और तीसरा माध्यम के प्रकृति पर। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम इसको सीखेंगे कि ये जो धारिता है, इस धारिता से संबंधित हमारे सामने क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने आया कि धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो फराड या कूलम्ब प्रति वोल्ट। दूसरा, धारिता कैसा राशि है, सदिश राशि की अदिश राशि, तो अदिश राशि। क्या धारिता आवेश पर निर्भर करता है, तो नहीं। क्या धारिता क्षेत्र पर निर्भर करता है, तो हाँ। क्या धारिता माध्यम पर निर्भर करता है, तो हाँ। क्या धारिता चालक के पदार्थ के निकट चालक के उपस्थिति पर निर्भर करता है, तो हाँ। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, तो आपको याद रहेगा, तो आप देखते ही उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। अब हम लोग सीखते हैं कि जब दो यही इसे सिंगल चालक पदार्थ था, अगर 2 चालक पदार्थ एक साथ रख दे, इसका कुछ और धारिता होगा, इसका कुछ अपना धारिता होगा, जब दोनों को एक साथ रख देंगे तो क्या होगा, और उससे संबंधित हम बातें करेंगे। मतलब अब हम लोग जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो है संधारित्र। संधारित्र क्या होता है, इसे आप लिखें, फिर हम सीखेंगे संधारित्र के बारे में। एक इसी से संबंधित एक टॉपिक है जो कि क्वेश्चंस के रूप में इससे पूछे जाते हैं, पहले उसको देख लेते हैं। किसी गोलीय धन आवेशित वस्तु की धारिता, इसका अर्थ क्या हुआ आप समझे। जैसे आप मान लो कि एक वस्तु है इस तरह से गोला, इस पर धन आवेश है, क्लियर है, ये इसका केंद्र है, इसकी त्रिज्या r है, ठीक है, इस पर धन आवेश है। इस पर कितना आवेश है ये हमको नहीं पता, लेकिन इसकी विभव, इस वस्तु की जो विभव है वो भी वोल्ट है। तो कह रहा है कि इस वस्तु की धारिता कितनी होगी, C बराबर वाट। अब ध्यान दो, ये सतह आपका गोलाकार है, और गोलाकार सतह का विभव उस गोलीय सतह के प्रत्येक बिंदु पर एक समान होता है, और ये खोखला गोला है। आपको मैं यहाँ लिख दें, ये जो गोला है आपका वो खोखला गोला है, और खोखला गोला के कारण सतह पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, याद है आपको, KQY कैपिटल R, बिल्कुल। तो इसके सतह पर जो विभव का मान होगा, V का मान होगा, वो होगा KQY कैपिटल R, और K के मान को आप लिखते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QY
कैपिटल R इज इक्वल टू V। इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर को इधर आप भेजो, यहाँ से Q निकाल सकते हो। V इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इज इक्वल टू Q। इसीलिए हमने यहाँ Q निकाला क्या, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर भी। चलिए, तो इस वस्तु के सतह पर कितना आवेश हुआ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर भी। अब इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, धारिता कितना होगा, तो C बराबर हम लोग पढ़े हैं Q बाई V। तो C इक्वल टू Q का मान कितना है, तो Q का मान है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर भी बाई V। V भी कैंसिल, इसलिए C का मान आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इस रिजल्ट को आप ध्यान से देखें और सीखें इससे आप क्या समझ रहे हो। C है इस गोलाकार वस्तु की धारिता, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो अचर है, R इसकी त्रिज्या है। अब ध्यान दो, अगर आप इसकी त्रिज्या R बढ़ाते हो, R को इसको अगर बढ़ाते हो तो जाहिर सी बात है C का मान बढ़ेगा। एक और बात सोचो, R बढ़ाओगे तो इसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। R त्रिज्या बढ़ाने से इस गोला का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो R बदलोगे तो क्षेत्रफल भी बदल जाएगा। तो हमने अभी तुरंत कुछ देर पहले आपको बताया कि धारिता क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ऑफ कोर्स करता है। यहाँ भी तो वही बात हो रही है, त्रिज्या अगर बढ़ा रहे हो तो देखो आपका C का मान बढ़ रहा है। ध्यान लिख सकते हैं कि धारिता जो है वो R के सीधा समानुपाती है, यानी कि गोलीय सतह की, खोखला गोलीय सतह की धारिता उसके त्रिज्या के सीधा समानुपाती होता है। अर्थात जब त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता बढ़ेगी, त्रिज्या को घटाएंगे तो उसकी धारिता घटेगी। और देखिए यहाँ एक और बात, जब ये प्रोपोर्शनल का साइन है, यहाँ से और भी स्पष्ट हो जाता है क्या, कि आप अगर इसको लिखो C1 बाई C2, हम लिख सकते हैं यहाँ क्या R1 बाई R2। क्लियर है, C1 बाई C2 इक्वल टू R1 बाई R2। यहाँ से आपको क्या करेगा, कहेगा कि 2 खोखला गोला दे देगा, और कहेगा कि उन दोनों खोखला गोला का त्रिज्या का अनुपात 2:3 है। तो बताइए उसके धारिता का अनुपात क्या होगा, तो उसका भी आंसर आपका 2:3 ही होगा। मतलब जो त्रिज्या का अनुपात है वही अनुपात किसका है, तो संघा धारिता का है, उस चालकता के धारिता का है। यहाँ और भी आपके सामने क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप देखो इसको आप पहले नोट करो, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और कैसे सोल्व किए जाते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जाएगा, कहेगा कि 2 स्फीयर है, 2 गोला है, दोनों गोला खोखला है, दोनों खोखला गोला है, इसका एरिया A1 और इसका एरिया A2। A1 का मान स्मॉल है, A2 का मान स्मॉल b है। तो क्लियर है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए कि C1 अनुपात C2 का मान क्या है, यानी कि इसके धारिता का अनुपात क्या है। तो इसके धारिता को C1 मान लिए, इसके धारिता को C2 मान लिए, तो C1 अनुपात C2 पूछ रहा है। देखिए त्रिज्या इसका नहीं दे रखा है, लेकिन क्षेत्रफल दे रखा है कितना, A, इसका क्षेत्रफल B। तो पूछ रहा है क्या, धारिता का अनुपात। लेकिन हम लोग त्रिज्या के रूप में इसको जानते हैं ना, क्षेत्रफल के रूप में तो इसको नहीं जानते हैं। फिर इसे हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए इसको सोल्व करने का तरीका हम लोगों के पास कैसे है, ये देखें आप सोचो, पहले यहाँ की त्रिज्या को कुछ मान लो, इसकी भी त्रिज्या कुछ मान लो। इसकी त्रिज्या आप R1 माने, इसकी त्रिज्या आप R2 माने। ध्यान दें कि इस A1 की वैल्यू जो होगा वो 4 पाई R1 स्क्वायर होगा, और A1 की वैल्यू स्मॉल a इक्वल टू 4 पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। A बाई 4 पाई इज इक्वल टू R1 स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है।
अब देखिए उसी प्रकार यहाँ भी देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं A2 बराबर 4 पाई R2 स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए तो R2 स्क्वायर इक्वल टू A2 की वैल्यू कितनी है B बाई 4 पाई। तो यहाँ से अगर आप R2 स्क्वायर देखो, R2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई B बाई 4 पाई। तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट B बाई 4 पाई। उसी प्रकार यहाँ अगर R1 की वैल्यू आप निकालते हो तो क्या हो जाएगा अंडर रूट A बाई 4 पाई। क्लियर है? तो अब तो हमको R1 भी निकल गया, R2 भी निकल गया। अब C1 और C2 का अनुपात निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो C1 और C2 का अनुपात हम लोग यहाँ से देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे C1 बाई C2 इक्वल टू, हम लोग पढ़े थे क्या R1 बाई R2। अब बताइए R1 की वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं अंडर रूट A बाई 4 पाई अब भागा। फिर R2 की वैल्यू कितना निकाले हैं अंडर रूट B बाई 4 पाई। इसको लिख सकते हैं रूट A बाई रूट 4 पाई। अलग अलग इसको गुना में करेंगे तो लट जाएगा, ऊपर हो जाएगा रूट 4 पाई बाई रूट A। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, यहाँ B हो जाएगा। तो इसलिए C1 बाई C2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी अंडर रूट A बाई B। मतलब यहाँ एक और बात स्पष्ट हो गया कि खोखला गोलीय सतह का धारिता या चालक लिखिए, गोलीय चालक का धारिता क्षेत्रफल के वर्गमूल का सीधा समानुपाती होता है। क्लियर है? तो C प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट A। तो ये कंडीशन सिर्फ अप्लीकेबल है गोलीय चालक पदार्थ के लिए, वो भी खोखला हो उस केस में। इसे आप लिखें, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसको अंग्रेजी में कैपेसिटर बोलते हैं, इसको हम लोग कंडेंसर ही बोलते हैं, जो कि आपको फैन में लगाते हो याद होगा। कंडेंसर फैन में लगता है ना, फैन के ऊपर इतना बड़ा सा होता है बेलनाकार, उसको कंडेंसर बोलते हैं, वही कैपेसिटर है। तो क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसको लगाने से फैन का स्पीड बढ़ जाता है, यानी फैन की एनर्जी ज़्यादा मिलने लगती है। पहले जितना मिलता था उससे ज़्यादा, मतलब वो जो ज़्यादा मिल रहा है एनर्जी वो कौन दे रहा होगा? तो कंडेंसर दे रहा होगा। तो कंडेंसर एनर्जी स्टोर करता है, ऊर्जा क्या करता है स्टोर करता है, ऊर्जा संचय करता है। ठीक है, इसका यही काम है, ऊर्जा संचय करने का काम है। तो अब देखते हैं कि कहते क्या है संधारित्र किसे कहेंगे। इसमें बोला जाता है कि वैसा प्रबंध, बात समझे? इसको कुछ इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो कि वैसा प्रबंध जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है, संधारित्र कहलाता है। वह प्रबंध जिससे चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है, उसे संधारित्र कहते हैं। लिख लिए? तो अब इसको समझते हैं। मतलब वैसा प्रबंध एक इस तरह से व्यवस्था, एक इस तरह से अरेंजमेंट, किसका? चालक का, कि उसकी आकार बढ़ाए बिना
हम तो जानते हैं कि अगर आकार बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता बढ़ेगा, लेकिन आकार बढ़ाए बिना, है ना, इस तरह से उसके व्यवस्थित किया जाता है ताकि उसका धारिता में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। उसे ही हम लोग संधारित्र कहते हैं। देखिए संधारित्र जब भी बनता है इसमें दो चालक पदार्थ की आवश्यकता होती है। वो चालक पदार्थ दो गोला हो सकता है, दो सिलेंडर हो, बेलन हो सकता है, दो प्लेट हो सकता है। क्या क्या हमने बोला कि दो प्लेट हो सकता है, कुछ इस तरह से देखिएगा, दो प्लेट हो सकता है, एक ये प्लेट हुआ और एक ये प्लेट, दो प्लेट हो सकता है, या दो स्फीयर हो सकते हैं। देखिए कंसेंट्रिक स्फीयर, इसकी रेडियस हो गई स्मॉल है, इसकी रेडियस हो गई डी, और दो सिलेंडर हो सकता है इस तरह से। तो शेप का हम ऐसे ले रहे हैं, इस तरह से, इसकी रेडियस स्मॉल है और इसकी रेडियस डी, और इसके बीच का सेपरेशन है डी। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि यहाँ हम 3 फिगर आपके सामने बनाए हुए हैं। ये भी एक प्लेट है, एक प्लेट ये है, देखिए एक प्लेट ये हुआ, एक प्लेट दो, एक ये हुआ, एक यहाँ देखिए, एक ये आपके सामने है। क्लियर है? तो आपको 3 फिगर्स यहाँ दिख रहे हैं। एक है पैरेलल प्लेट, यहाँ है स्फेरिकल गोलीय गोलाकार, यहाँ है बेलनाकार। तो संधारित्र 3 तरह का होता है। देखिए 3 तरह का हम यहाँ अरेंजमेंट किए हैं, 3 तरह से इसको हम व्यवस्थित किए हैं। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तीनों का काम क्या होता है, एक ही काम है। मतलब तीनों बोले तो संधारित्र का काम क्या होता है, धारिता को बढ़ाना या उसकी एनर्जी को स्टोर ज्यादा करना, ऊर्जा संचय ज्यादा रखना, यही काम है, यही सिद्धांत है संधारित्र का। तो क्वेश्चन पूछता है कि संधारित्र की क्या सिद्धांत है, तो लिखेंगे यह ऊर्जा संचय करता है। यह क्या करता है, ऊर्जा संचय करता है, धारिता को बढ़ाता है। क्लियर है? तो इस तरह से घटा भी सकता है, घटता भी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो धारिता में परिवर्तन होता है, संधारित्र के धारिता में परिवर्तन होता है ना। कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें बढ़ता है, कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें घटता है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, अगर मूल रूप से इसको देखें आप तो संधारित्र का एक सिद्धांत आएगा कि यह ऊर्जा संचय करता है, यह ऊर्जा संचय। यह ऊर्जा किस रूप में होता है, तो विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है। कितना संचय करता है ये तो हम लोग अगले टॉपिक में सीखेंगे। हालांकि आपको हम बता देते हैं Q²/2C या ½ CV², इतना यह संचय करके अपने पास रखता है। आगे हम लोग सीखेंगे इसके बारे में। तो फिलहाल आप यहाँ देखिए कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम क्या है, तो पहला का नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका नाम हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि समांतर संधारित्र, समांतर सतह संधारित्र। दूसरा है गोलाकार स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलाकार संधारित्र, गोलाकार संधारित्र। और तीसरा है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। इसके बाद इसको लिखेंगे बेलनाकार संधारित्र। क्लियर है? यहाँ तक अब हम तीनों को एक एक करके सीखेंगे, है ना। आपको हम बता दें कि ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है, ये एक्सरसाइज ग्रुप में, क्वेश्चन ग्रुप में दिया हुआ है, ये नहीं है। फिलहाल हम लोग तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? तो पहला आप संधारित्र का नाम दीजिएगा, पहला यहाँ हेडिंग दीजिएगा, आप फर्स्ट हेडिंग दीजिएगा समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र।
ठीक है, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप इसे तीनों फिगर बनाए और हेडिंग के रूप में लिखिएगा। पहले तो आप लिख लीजिएगा कि संधारित्र तीन प्रकार का होता है। पहला समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलाकार संधारित्र और तीसरा बेलनाकार संधारित्र। हम एक एक करके बारे में, तीनों के बारे में सीखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसे हम इरेज करेंगे। इसकी जरूरत है, इसको हम रखेंगे। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, इसमें दो समांतर प्लेट होता है जिसकी बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। इस तरह की व्यवस्था को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ये भी ऊर्जा संचय करता है, ये भी धारिता को बढ़ाने में मदद रखता है ना। तो किस तरह से इसकी संधारित्र की धारिता बढ़ती है, कैसे घटती है, इसके बारे में यहाँ सीखेंगे और यह कितना ऊर्जा अपने पास संचय करके रखता है। क्लियर है? तो अब देखिए जो हम यहाँ प्लेट लिए हैं, इस प्लेट की कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगी ए, और इस प्लेट के भी क्षेत्रफल हमने मान लिया ए, मतलब दोनों का क्षेत्रफल ए है। माना कि दो प्लेट ए और बी, पहला और दूसरा, आप मान सकते हो पहला प्लेट और दूसरा प्लेट, पहला प्लेट और दूसरा प्लेट दोनों का क्षेत्रफल ए है और उनकी बीच की दूरी बहुत कम, कितनी है, स्मॉल डी है, और उसके बीच का माध्यम क्या है, निर्वात है या फिर हवा है, ऐसा हम यहाँ कह सकते हैं। अब हुआ क्या कि इस दोनों पर आवेश है। किस तरह का आवेश है, तो दोनों पर प्लस आवेश है, यहाँ भी प्लस आवेश है और यहाँ भी प्लस आवेश है। यहाँ प्लस, एक पर माइनस मान लेते हैं ना ज्यादा आसानी को। क्लियर है? यहाँ निगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ प्लस सिग्मा होगा, यहाँ माइनस सिग्मा होगा। चूंकि ये सतह है, इसके पास आवेश घनत्व होगा, यानी सतह आवेश घनत्व। तो इस प्लेट का सतह आवेश घनत्व हमने कितना माना, सिग्मा। इस प्लेट का सतह आवेश घनत्व कितना माना, माइनस सिग्मा। ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। क्लियर है? अब देखिए, अब क्वेश्चन पूछता है कि इस संधारित्र का धारिता निकालें। हम लोग के सामने क्वेश्चन क्या आएगा पढ़कर कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालें, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करें। तो आप इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे, माना कि दो समांतर प्लेट, पहला और दूसरा का क्षेत्रफल ए है और उनके बीच की दूरी इस प्रकार है, मतलब उनको इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि उनकी बीच की दूरी स्मॉल डी है, जो बहुत छोटी है, और उन दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम निर्वात या हवा है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक पहला प्लेट पर धन आवेश है और इसका सतह आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है, दूसरा सतह पर ऋण आवेश है जिसका सतह आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। इतना आप पहले लिख लोगे, उसके बाद फिगर बनाना है। अब इसके बाद देखो कैसे लिखना है, कैसे समझना है, ये देखो। तो सबसे पहले आपको ये चाहिए, ये पता होना चाहिए कि जब भी हमको संधारित्र की धारिता निकालना होता है, तो धारिता के लिए आवेश और विभवांतर दो चीज चाहिए, आवेश और विभवांतर। तो चलिए दोनों प्लेट पर का आवेश तो हम निकाल लेंगे। यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं, पहला प्लेट का आवेश, पहला प्लेट का आवेश कितना होगा, Q = प्लस सिग्मा इंटू ए। इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह दूसरा प्लेट पर उपस्थित आवेश भी कितना होगा, माइनस सिग्मा इंटू ए। चूंकि सतह आवेश घनत्व में क्षेत्रफल से गुणा करते हैं तो आवेश मिल गया। देखिए आवेश तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब बारी होती है किसकी, विभवांतर की। ये दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर कैसे निकाला जाए।
और आपको पता होना चाहिए कि विभवांतर निकालने के लिए आपको विद्युत क्षेत्र चाहिए। तो सबसे पहले इस दोनों प्लेट के बीच का विद्युत क्षेत्र पता करना पड़ेगा। इधर पर विद्युत क्षेत्र पता करते हैं, फिर इधर विद्युत क्षेत्र पता करते हैं। देखिए इसे 3 भाग में बांटा गया है, एक तो इस दोनों के बीच, दूसरा ये और तीसरा ये। देखिए हम कुछ इस तरह से इसका नहीं करेंगे। ये पहला भाग हुआ, ये आपका दूसरा भाग हुआ, ये आपका तीसरा भाग। तो फर्स्ट रीजन में पहला भाग के लिए अब बताइए, पहला भाग के लिए इधर एक बिंदु है, यहाँ इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। कितना होगा? तो प्लस है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी इस डायरेक्शन में होगी। कितना? तो सिग्मा बाई 2f0 होगी। और ये निगेटिव चार्ज है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, इसका कितना? सिग्मा बाई 2f0। अब ध्यान से देखें कि पहला भाग में इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तो है लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में, और दोनों विद्युत क्षेत्र का मान बराबर है। ये सिग्मा बाई 2f0 कहाँ से आया? आप यही सोच रहे होंगे, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था, सिखाया भी था कि प्लेट के कारण कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा बाई 2f0 होता है। गॉस थ्योरम की सहायता से इसे हम प्रमाणित भी हम लोग किए थे। चलिए देखिए यहाँ, तो पहला भाग में E1 का मान कितना होगा? तो सिग्मा बाई 2f0 माइनस सिग्मा बाई 2f0 बोले तो 0, यानी कितना आया? 0। उसी तरह दूसरा भाग के लिए चलिए दूसरा भाग के लिए देखते हैं। दूसरा भाग आपका यही है। तो दूसरा भाग में कहीं भी बिंदु ले लो, जैसे मान लो कि यही बिंदु हमने लिया, ठीक है, क्लियर है। अब इस बिंदु पर नेगेटिव कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। कितना? सिग्मा बाई 2f0। और इस पॉजिटिव कारण भी इसी दिशा में होगी। कितना? सिग्मा बाई 2f0। तो दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशा तो एक ही ओर है। इसका मतलब सेकेंड भाग में जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो कितना होगा? सिग्मा बाई 2f0 और प्लस सिग्मा बाई 2f0, दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही दिशा में था। अब देखो, अब इसे आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा बाई 2f0 कट गया। आंसर क्या है आपका? सिग्मा बाई f0। तो सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया सिग्मा बाई f0। क्लियर है। अब हम बात करते हैं थर्ड के लिए, थर्ड भाग के लिए। चलिए थर्ड भाग के लिए अगर हम बात करें, थर्ड भाग के लिए, तो थर्ड भाग के लिए आप देखो कि कितना होगा? E3। तो थर्ड भाग में आपका ये पॉइंट आता है। इस नेगेटिव कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर होगी। कितना? तो सिग्मा बाई 2f0 इसकी वैल्यू आएगी। फिर इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान इतना ही होगा, लेकिन दिशा विपरीत हो जाएगी, सिग्मा बाई 2f0। अब यहाँ भी देखिए दिशा एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। मतलब यहाँ भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने जा रहा है? 0। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना है? टोटल तो 0 प्लस सिग्मा बाई f0 प्लस 0, तो बोल दिए कितना? सिग्मा बाई f0, यही है। तो इस दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सिग्मा बाई f0। क्लियर है। तो सिग्मा बाई f0 है, इसके बीच की दूरी कितनी है? d। तो हमने आपको बताया था, अगर आपको दो बिंदु का बीच का विद्युत क्षेत्र पता हो और उसके बीच की दूरी पता हो तो विद्युत क्षेत्र में दूरी से गुणा कीजिएगा तो क्या आ जाता है? विभवांतर। तो दो प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा? दो प्लेटों के बीच का विभवांतर डेल्टा V बराबर विद्युत क्षेत्र गुणे d, दूरी E इंटू डी हम लोग सीखे थे। तो E की वैल्यू कितनी है? देखिए आप, सिग्मा बाई f0। क्लियर। तो सिग्मा बाई f0 इंटू डी। तो आप देखो यहाँ क्या आया? डेल्टा V बराबर सिग्मा d बाई f0। तो आपका विभवांतर भी निकल गया, विभवांतर भी निकल गया। क्लियर। अब हम लोगों को क्या निकालना है? धारिता। तो धारिता के लिए सूत्र क्या होता है? C बराबर Q बाई V। चलिए अब हम लोग उसे यूज करेंगे। इसे आप
लिखें, इसको हम इरेज करते हैं अब। देखिए कैपेसिटेंस C की वैल्यू होती है Q बाई डेल्टा V। तो Q के वैल्यू हम लोग निकाले थे यहाँ कितना, सिग्मा इंटू ए। चलिए तो यहाँ हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू ए, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय डेल्टा V की वैल्यू कितनी है, तो सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट। यही है, ये एप्सिलॉन नॉट जाकर ऊपर गुना हो जाएगा। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ए इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा डी। सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट, इसलिए कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना आ गया आपका, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब इस फॉर्मूला को आप ध्यान से देखें। ए क्या है, एरिया, क्षेत्रफल है, सतह का, प्लेट का क्षेत्रफल है ए। डी क्या है, तो दो प्लेटों के बीच की दूरी है। जिस तरह से इस तरह से हम दो प्लेट रखे थे, इस दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी थी, डी थी। इसका क्षेत्रफल ए, इसका क्षेत्रफल ए, और दोनों प्लेट के बीच के माध्यम हम क्या माने थे, निर्वात। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट, और नॉट क्या सूचित करता है, निर्वात। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी संधारित्र की धारिता क्षेत्रफल पर, माध्यम पर और दो प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, अगर वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो हम लिखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या समांतर प्लेट संधारित्र निम्न तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला, प्लेट के क्षेत्रफल पर, दूसरा दो प्लेटों के बीच के माध्यम पर, और तीसरा दो प्लेट के बीच के दूरी पर। ये तीन बातों पर निर्भर करता है। अब इसको हम लोग एक एक करके सीखते हैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की निर्भरता, यानी कि ये किस पर निर्भर करता है। पहला बात कि प्लेटों या प्लेट के क्षेत्रफल पर, प्लेट के सतह के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर, यानी कि जब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तो दोनों को हम फिक्स रखेंगे, या लिख सकते हैं C प्रोपोर्शनल टू A। पहली बात, क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो C का मान भी बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो C का मान भी घटेगा। दूसरी बात ये कि और किस पर निर्भर करता है, तो माध्यम पर, दो प्लेटों के बीच के माध्यम पर। जैसे कि हमने यहाँ देखिए कि दो प्लेट हमने बनाया था और दो प्लेटों के बीच में ये कुछ माध्यम लिए थे। यहाँ माध्यम के रूप में हमने क्या कंसीडर किया था, निर्वात या हवा। अगर यहाँ माध्यम हम बदल दें, दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम हम बदल दें तो C का मान भी बदल जाएगा, मतलब एप्सिलॉन नॉट का मान बदल जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का मान बदलने का मतलब कि C का बदल जाएगा, या लिख सकते हैं C प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से आएगा आपका सिंबल, एप्सिलॉन लिख सकते हैं। फिर और क्या था, थर्ड, थर्ड है दूरी पर, दो प्लेटों के बीच की दूरी पर, समांतर प्लेटों के बीच की दूरी पर।
यानी कि V प्रोपोर्शनल टू C प्रोपोर्शनल टू 1/d ऐसे। तो कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि अगर दूरी बढ़ेगा तो C का मान घटेगा। तो हम बोल सकते हैं कि समांतर प्लेट की समधारित्र का मान उन प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर आप इसका ग्राफ स्केच करोगे, जैसे मान लीजिए कि ये C हो गया और ये D हो गया, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से है। अगर आप ग्राफ इसका C और एरिया का स्केच करना चाहते हो तो ऐसे आएगा। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है कि ये ग्राफ जो है C प्रोपोर्शनल टू A का है, ये ग्राफ C प्रोपोर्शनल टू 1/d का है। ऐसा ग्राफ हम पहले बहुत बार ड्रॉ कर चुके हैं। तो इस तरह से ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या पैरेलल प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र से संबंधित जितना भी टॉपिक था वो सारे टॉपिक हम लोग कवर किए। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके बीच में माध्यम को परिवर्तन करके ये देखेंगे कि आखिर में इसका माध्यम परिवर्तन जब हम करते हैं तो C का मान में वृद्धि होती है कि कमी होती है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। फिलहाल अभी यहीं तक इसको रखेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।